हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज हितेश भैया। तो भाई साहब, सभी लोग जैसा कि जानते हो कि आप सभी के कॉलेज में इस टाइम अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। और जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में आने वाला हिंदी का सबसे ज़्यादा वायरल पेपर। मेरे प्यारे साथी, आज की इस क्लास में देखिए, मैं आपको हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि आपके हाफ ईयरली पेपर में लगभग बहुत सारे स्कूलों में ये पेपर भाई साहब आ रहा है। और मेरी एक गारंटी है, इस क्वेश्चंस पेपर को अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, तो हिंदी में आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन पेपर आए, लेकिन मेरी गारंटी है कि भैया 70 में आप बड़े ही आसानी से 60 प्लस नंबर ले आओगे। यानी अगर ये क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में नहीं भी आता है हाफ ईयरली में, फिर भी आप 60 प्लस नंबर ले आओगे। लेकिन मेरा ये दावा है कि अगर आपने इस मॉडल पेपर को पढ़ लिया ना, तो लगभग कह सकता हूं कि भाई साहब अधिक से अधिक स्कूलों में यही अर्धवार्षिक पेपर आ रहा है। ठीक है, तो चलो भाई, आज की इस क्लास के अंदर इस अर्धवार्षिक पेपर के जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस को आपके सामने एक एक करके बताएंगे। तो जितने भी भैया क्लास को वीडियो देख रहे हैं साथी, आपको लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है भैया। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इस पेपर की। अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो भैया इसको भी सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, जिसमें 15 मिनट जो आपको ये मिलेंगे ना, इसमें 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर को एकदम अच्छे से पढ़ना है। इसके जो भी क्वेश्चन है, देखिए लिखा रहता है नोट में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, यानी 15 मिनट में पेपर आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे पेपर में आया हुआ है। इसके बाद देखिए निर्देश दे रखे हैं। निर्देश कुछ नहीं होते, मतलब पेपर को कैसे करना है ना, उसको करने के तरीके को बताते हैं। जैसे कि पहला निर्देश इसमें दे रखा है इस क्वेश्चन पेपर में कि प्रश्न पत्र जो है ना, ये 2 खंडों में विभाजित है। यानी ये दिया गया प्रश्न पत्र आप लोगों को, जो पेपर में प्रश्न पत्र आएगा उसमें भैया 2 खंड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला खंड आएगा जिसमें आपके 20 अंक के मेरे प्यारे साथी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखो आपको आगे खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखो ये है आपके निर्देश हैं, है ना, और इसको अच्छे से आपको भैया कह सकते हो कि समझना है। अब चलिए मैं बात करने वाला हूं इस पूरे हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। ठीक है, जिनको आपको नोट करना है और पेपर से पहले हर एक क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो और इसका राइट आंसर बताने का सभी प्यारे साथी प्रयास करेंगे। चलिए भैया पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है। ठीक है, अब देखो कभी कभी विधा इस तरीके से भी दे सकता है आपके पेपर में। ठीक है, इस तरीके से भी। ठीक है, विधा तो पूछ रहा है कि जो अंधेरी नगरी हमारी रचना है, ये रचना हमारे किस विधा की रचना है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, बहुत ज़्यादा। चलो भाई, इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक। यानी हमारी प्यारी रचना अंधेरी नगरी ये किसकी हो जाएगी भैया, ये नाटक विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, मेरी गारंटी है कि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं, है ना, देखो सबसे पहले 5 क्वेश्चंस आपको गद्य के देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ लो भैया, अगर आपने एक बार चीज़ों को समझ लिया ना, तो फिर चाहे बोर्ड हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे हाफ ईयरली हो, आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 90 प्लस ला करके ही रहोगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस आपको गद्य के देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस आपको जो है पद्य के देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 5 क्वेश्चंस की बात करता हूं प्लस 5 और क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस जो है ना, यह आपको व्याकरण के देखने को मिलेंगे। किसके, तो ये 5 यानी ये 10 क्वेश्चंस आपको व्याकरण के देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो भाई सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध रचना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इसमें से निबंध रचना कौन सी है। ऑप्शन देखोगे तो अशोक का फूल दे रखा है, चिंतामणि दे रखा है, ठीक है, गोदान दे रखा है, और आपका हार के जीत दे रखा है, यानी हार की जीत, हार की जीत, है ना। लेकिन अगर मैं सही ऑप्शन पर टिक लगाता हूं, ठीक है, तो वह हमारा हो जाएगा चिंतामणि। क्या हो जाएगा, चिंतामणि। यानी चिंतामणि जो है भैया, ये आपका कह सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध संग्रह है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स एकदम अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को एकदम नोट कर लेंगे। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को नोट करो।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो अगर मैं बात करता हूं कि हमारी जो रचना माटी की मूर्तें हैं, क्या है, हमारी जो रचना है माटी की मूर्तें, यह हमारी किस विधा की रचना है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसकी विधा की, तो मेरे प्यारे साथी इसकी जो विधा हो जाएगी वह सभी को याद कर लेनी है, वह हो जाएगी रेखा चित्र। क्या हो जाएगी, रेखा चित्र। और अगर प्रश्न में आ जाए कि माटी की मूर्तें, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो भैया सभी को याद कर लेना है कि माटी की मूर्तें के जो रचनाकार हैं मेरे प्यारे भाई, वह है रामवृक्ष वेणुपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कर लेना है ना। माटी की मूर्तें किस विधा पर आधारित रचना है, तो भैया ये है रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। चलिए भैया आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से बहुत सारे प्यारे साथी जो क्लास को देख रहे होंगे, ठीक है, तो माटी की मूर्तें अगर मैं बात करता हूँ ये किसकी रचना है, तो ये एक रेखा चित्र है। पर यहाँ पर देखोगे तो निबंध दे रखा है, कहानी दे रखा है, आलोचना दे रखा है, आत्मकथा दे रखा है, पर यहाँ कहीं पर भी आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि रेखा चित्र नहीं दिख रहा। तो आप लोग क्या करोगे, किसी भी एक ऑप्शन को काट लोगे, है ना। काटना नहीं मतलब कि यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है ना, ये समझ सकते हो। तो मिस्टेक को सही कर लेना है और इसमें आपको रेखा चित्र इस वाले में भर देना है, और ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, है ना। तो आंसर नंबर हमारा रेखा चित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। आपको बताना है कौन इन 4 ऑप्शन में से शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, तो आपको यह बताना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो देखो जो आपके जयशंकर प्रसाद हैं, ये भी आप लोगों के शुक्ल युग के एक नाटककार होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं डॉक्टर राम कुमार की बात करता हूं तो ये भी आपके शुक्ल युग के नाटककार होते हैं। और अगर मैं हरि कृष्ण प्रेमी की बात करता हूं तो ये भी आप लोगों के कह सकते हो कि शुक्ल युग के नाटककार होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं शुक्ल युग के नाटककार जो नहीं है मेरे प्यारे भाई, वह आप लोगों के भारतेंदु युग के यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारा जो कह सकते हो ये रचनाकार हैं, ये हमारे शुक्ल युग से संबंधित एक रचनाकार नहीं है, नाटककार नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को भैया याद कर लेना है ना। आंसर नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी आंसर नंबर हमारा 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलो भैया आगे प्यारे साथी क्लास को नोट करेंगे, यानी क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, यानी हमारी रचना परीक्षा गुरु जो है ना, यह हमारी किस विधा पर आधारित रचना है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लेना। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो यह हमारी हो जाएगी भैया उपन्यास। ठीक है, किसकी हो जाएगी, उपन्यास विधा पर आधारित हमारी एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी क्लास को नोट कर लेंगे, है ना। और जितने भी क्लास को देख रहे हैं स्टूडेंट, सभी को मैं बता देता हूं, अगर आपने आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लिया ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 70 में आप लोग ईजिली पूरा का पूरा 70 में 70 का पेपर करके आने वाले हो, क्योंकि मैंने वह सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए हैं जो आपके अर्धवार्षिक पेपर में आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बात करते हैं राइट आंसर की, तो उपन्यास यानी आंसर नंबर हमारा बिल्कुल 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यामा के रचयिता का नाम लिखिए, यानी कि जो रचना हमारी यामा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि यामा हमारी यानी यामा के रचनाकार कौन है, ठीक है, तो आपको एक आंसर याद कर लेना है महादेवी वर्मा। आपको एक राइट ऑप्शन याद कर लेना है महादेवी वर्मा, कि महादेवी वर्मा जी जो थी इन्होंने यामा हमारी कह सकते हो यामा पर या फिर कह सकते हो यामा की रचना की थी। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी महादेवी वर्मा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनमें से देखो मधुबाला दे रखा है, ठीक है, कर्ण के फूल यानी कर्ण फूल दे रखा है, कनुप्रिया दे रखा है, झरना दे रखा है। अगर मैं बात करता हूं कि हमारे निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, तो भैया जयशंकर प्रसाद की रचना हमारी कौन हो जाएगी, झरना हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जयशंकर प्रसाद की और रचना है, तो देखो जैसे कि आजाद शत्रु हो गया। ठीक है, आजाद शत्रु है ना,
रसिक प्रिया, अरे आजाद शत्रु हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, तो वह सारी रचनाएं आपको तैयार कर लेनी है। फिलहाल आंसर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी झरना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करता हूं, यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, कह रहा है कुरुक्षेत्र, कह रहा है कि कुरुक्षेत्र हमारी जो रचना है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो भैया सभी को बिल्कुल सही टिक लगा लेना है, रामधारी सिंह दिनकर, यानी आंसर नंबर हमारा बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा। यानी रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे हैं, इन्होंने कुरुक्षेत्र की, कह सकते हो कुरुक्षेत्र रचना लिखी थी, ठीक है। चलो नोट कर लो। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 को। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो गारंटी दे रहा हूं भैया इससे बाहर पेपर में नहीं आने वाला। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक थे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा कि तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक थे। तो भैया अगर मैं तुलसीदास की बात करता हूं तो ये संबंधित थे ज्ञानाश्रयी शाखा से। ये किससे संबंधित थे? ज्ञाना जो श्रयी शाखा थी ना, ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है। तो ये उससे संबंधित एक प्रमुख कवि थे। मेरे प्यारे साथी, अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया, बताए गए क्वेश्चन को तैयार कर लिया, मैं फिर से बोल रहा हूं कि इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा सही हो जाएगा ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी क्वेश्चन नंबर, यानी आंसर नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी तुलसीदास जो थे वह संबंधित थे ज्ञानाश्रयी शाखा से, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई। इसके बाद मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चन दिखाता हूं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। तो अगर मैं अलंकार के शाब्दिक अर्थ की बात करता हूं, ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आभूषण। देखो अलंकार का मतलब क्या होता है कि अलंकार वह चीज़ होती है जो किसी भी काव्य में, ठीक है, अलंकार का मतलब क्या होता है, जो किसी काव्य की शोभा बढ़ा दे, जो किसी काव्य की शोभा बढ़ा दे भैया, उसको हम लोग बोलते हैं अलंकार। सेम उसी तरीके से आभूषण जो होते हैं, आभूषण जो होते हैं भैया, क्या होता है, आभूषण जो होते हैं, किसी भी महिला अगर आभूषण को पहन लेती है या फिर कोई भी मनुष्य आभूषण को पहन लेता है तो क्या हो सकता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। सेम उसी तरीके से अलंकार होता है, ये क्या करता है कि काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं छंद की बात करता हूं तो छंद हमारे होते हैं भैया टोटल 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको आपको बड़े अच्छे से नोट कर लेना। आंसर नंबर हमारा फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा 4, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, ठीक है। तो भैया ये जो हमारा एक पंक्ति दे रखी है ना, ये जो हमारी एक पंक्ति दे रखी है, कह रहा है भैया कि इस पूरी पंक्ति में मेरे प्यारे साथी कि हमारा कौन सा रस होगा। तो जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए कि शोक विकल सब रोहि रानी में कौन सी, कह सकते हो कौन सा रस प्रयोग हुआ है। भयानक हुआ है कि विभत्स हुआ है कि करुण हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। देखो इसको ऐसे समझते हैं, कह रहा कि शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके 2 प्रकार के रस की गणना की गई है। सबसे पहले सुख की, ठीक है, और साथ ही साथ कह सकते हो दुख की, है ना। तो जहां कहीं पर सुख प्लस दुख दोनों रसों की, यानी दोनों रस की मतलब बात की जा रही हो, है ना, दोनों रस आए हों, वहां पर भैया हमारा करुण रस होता है। तो आंसर नंबर हमारा तीसरा करुण रस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी में हमारा जो रस हो जाएगा वह भैया हो जाएगा करुण रस, ठीक है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13वें नंबर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्वेश्चंस कह रहा है कि अविश्वास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अविश्वास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अगर मैं इसके सही ऑप्शन की बात करता हूं भैया तो हमेशा याद कर लेना कि अविश्वास, आधन विश्वास, आधन विश्वास, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि मिलकर हमारा बना है। तो अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं मेरे प्यारे साथी तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी छोटा हमारा यानी छोटा आ प्लस विश्वास मिल करके अविश्वास शब्द बनाता है, ठीक है। नोट कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14वें को। क्वेश्चन है कि देश और विदेश में कौन सा समास है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर आपने इन क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लिया, वीडियो को देखने के साथ साथ आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 70 में 70 आप ला सकते हो। ठीक है, फिर बार बार इसलिए 70 में 70 बोल रहा हूं ताकि सारे प्रश्न आप तैयार कर लो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ो, है ना। चलो, देश और विदेश में कौन सा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश और विदेश में अगर मैं समास की बात करता हूं तो यहां पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अगर मैं तत्सम शब्द की बात करता हूं तो देखो यहां पर गहरा, तीखा, अटारी दे रखा है, साथ ही साथ निकृष्ट दे रखा है, निष्कृष्ट। हालांकि निकृष्ट होता है, निकृष्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं निष्कृष्ट, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये निकृष्ट कुछ नहीं होता है, निष्कृष्ट होता है। क्या होता है भैया? निष्कृष्ट। ठीक है, तो ये निष्कृष्ट जो है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तत्सम शब्द हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो निष्कृष्ट हमारा एक कह सकते हो कि तत्सम शब्द होता है। और इस तत्सम शब्द के दो अर्थ होते हैं। सबसे पहला होता है घटिया। ठीक है, सबसे पहला होता है घटिया और दूसरा होता है छीन। क्या होता है? दूसरा होता है छीन। तो पहला होता है घटिया और दूसरा होता है छीन। तो इस तरीके से आपको ये 15 क्वेश्चन सबसे पहले नोट कर लेने हैं और इसके बाद बचे हुए 5 क्वेश्चंस मैं आपको और दिखाता हूं और फिर मैं आपको ले चलता हूं 50 नंबर वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर। तो चलो सबसे पहले 5 बचे हुए क्वेश्चंस को और देखते हैं। तो चलो भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, यानी 16वें नंबर की अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से आम का पर्यायवाची शब्द है। अगर मैं आम के पर्यायवाची शब्द की बात करता हूँ तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रसाल। अगर मैं रसाल की बात करता हूँ तो सभी को याद कर लेना है कि ये हमारा एक आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और मैं आपसे एक चीज़ की फिर से गारंटी ले रहा हूँ कि जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं मेरे द्वारा बताए गए, अगर आप 10 पर्यायवाची शब्द तैयार कर लेते हो तो 2026 में जो आपका बोर्ड पेपर होगा ना, तो वहाँ पर आपको उन 10 के 10 क्वेश्चन से पर्यायवाची आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बोर्ड के जो पेपर है ना, बहुत जल्द मैं आपको अर्धवार्षिक के पेपर के बाद में लेकर के आने वाला हूं। तो जहां से अगर आपने हमारे हर एक वायरल पेपर के, है ना, हर एक वायरल पेपर की आपने मेरी वीडियो देख ली तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको 2026 का जो बोर्ड पेपर होगा ना, उसमें आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सबसे पहले अर्धवार्षिक करो, इसके बाद मैं आपको बोर्ड पेपर भी करवाऊंगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के अध्ययन को कहा जाता है। तो वाक्य में जो क्रिया होती है, ठीक है, लिंग होता है और वचन होता है और पुरुष होता है। तो वाक्य में जो क्रिया होती है, क्रिया में क्या क्या होते हैं? लिंग, वचन, पुरुष। तो इन तीनों चीज़ों के, किसके? क्रिया के इन तीनों चीज़ों के अध्ययन को बोला जाता है मेरे प्यारे साथी, बोला जाता है वाच्य प्रयोग। क्या बोला जाता है? बोला जाता है वाच्य प्रयोग। तो आंसर नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हस धातु, कह रहा है कि जो हस लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से जो हस लिखा हुआ है, कह रहा है कि हस धातु का लृट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। तो आपको यह बताना है कि लृट लकार है प्लस मध्यम पुरुष है ना। लृट लकार में मध्यम पुरुष और विभक्ति हमारी एक वचन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा रूप है? हसती होगा, हसत होगा, हससी होगा कि हसवा होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी हससी। ठीक है, तो हससी जो हमारा है ये हस धातु का लृट लकार रूप का मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस वाक्य में साधारण रूप से कोई बात कही जाए तो उसे कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई वाक्य है जहां पर एकदम सिंपल तरीके से, एकदम साधारण तरीके से कोई भी बात को प्रस्तुत किया जा रहा हो। ठीक है, कोई भी बात को प्रस्तुत किया जा रहा हो तो वहां पर आपको बताना है कि हमारा जो वाक्य है भैया वह किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, वह हमारा किस प्रकार का वाक्य है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा साधारण वाक्य। ठीक है, राइट आंसर आपका साधारण वाक्य, यानी आंसर नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्रिया जो दो क्रियाओं के योग से बनती है उसे कहते हैं, है ना। तो देखो वह क्रिया जो दो क्रियाओं के योग से बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्रिया, यानी आंसर नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर कराए, हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए,
ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर से पहले यानी हाफ ईयरली के पेपर से पहले एकदम रट लेने हैं, ठीक है। क्योंकि वह सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए जो कि हाफ ईयरली में बहुत बार आपके आते हैं, ठीक है। देखो हाफ ईयरली का जो पेपर होता है भैया वो सेम उसी बेस पर बनाया जाता है जिस बेस पर आपका बोर्ड पेपर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि हाफ ईयरली में आपका 50% सिलेबस होता है, ठीक है। तो 50% सिलेबस से मैंने सारे क्वेश्चन आपके सम्मिलित किए थे। अब देखो यहाँ पर आपको खंड बा में आपको बताने वाला हूँ, तो खंड बा में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वह सारे क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं। और चलो बात करते हैं खंड बा की। खंड बा हमारा 50 नंबर का आने वाला, यानी वर्णात्मक क्वेश्चंस हमारे इसमें होंगे। तो चलो देखते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आपको नोट कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथी, सबसे पहले आप लोगों का जो मैंने पढ़ाया था वो आपका था बहुविकल्पी क्वेश्चंस, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको खंड बा वर्णात्मक क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यानी ये हमारा खंड बा रहेगा जिसमें आपको 50 नंबर के जो है ना वर्णात्मक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, संस्कृत का गद्यांश आता है, संस्कृत का पद्यांश आता है, ठीक है। जीवन परिचय, आपको खंड काव्य, मतलब कि जो भी चीज़ें है ना, जो भी चीज़ें ऑल ऑफ दिस, जो भी चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलेंगी 50 नंबर के अंदर, वह सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अब डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक चीज़ को आपको स्क्रीनशॉट लेना है और पेपर से पहले आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो सबसे पहले इस गद्यांश को वेरी इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लो, है ना। सबसे पहले काम करो, इस पूरे गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लो और वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके इसको मार्क कर लो। और ये गद्यांश आपके पेपर में 100% आएगा। कितना परसेंट? 100% आने वाला है, ठीक है। देखो गद्यांश हमारा है एकदम फ्रेश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। देखो कुसंग का जो ज्वर होता है सबसे भयानक होता है। यह क्या करता है कि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि हमारी जो बुद्धि होती है ना उसका भी क्षय करता है ना। और कह रहा है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको जो ये गद्यांश करा रहा हूँ ना, इस गद्यांश का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरीका नहीं, मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला तरीका कि ये गद्यांश आपको स्क्रीनशॉट ले करके अपने क्वेश्चन बैंक में ढूंढना है कि कहाँ पर इसका कह सकते हो दे रखा है। अदरवाइज आपको क्या करना है, दूसरा काम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सबका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको 70 में 70 नंबर अगर लाने हैं तो थोड़ा सा आप HW होमवर्क आपको करना पड़ेगा। होमवर्क आपका ये रहेगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करना। देखो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, ले लिया होगा आपने। अब क्या करो मेरे प्यारे साथी, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको गूगल लेंस पर जा करके, है ना, इसको गूगल लेंस पर जा करके, है ना, सर्च कर लो। वहां पर आपको क्या करना है कि इसकी रेखांकित अंश की जो व्याख्या है ना, इसकी जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वह आपको अच्छे से समझ लेनी है। क्योंकि सबसे जरूरी जो चीज़ होती है वह होती है रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसके बाद जो संदर्भ आता है ना वो बहुत आसान होता है। मैं आपको बता देता हूँ संदर्भ कैसे लिखना है। आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कह सकते हो कौन है, तो आप कमेंट करके बताओगे भैया कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। इसके अलावा अगले जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वह आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, है मतलब होंगे आपका एक ही क्वेश्चंस, पर्टिकुलर आपका एक ही क्वेश्चंस होगा, लेकिन उसमें आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के। आपका जो ये गद्यांश का क्वेश्चंस होता है ये 6 नंबर का आपके पेपर में आएगा और हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा। पहला संदर्भ वाला क्वेश्चन होगा, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या वाला क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन जो आएगा जिसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन भी आपका इस गद्यांश से संबंधित होगा, इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा वह भी आपका इस गद्यांश से संबंधित होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि युवा पुरुष की जो संगति है, मेरे प्यारे साथी, कह रहा कि युवा पुरुष की जो संगति है इसके बारे में क्या कहा गया है ना। कह रहा कि युवा पुरुष की जो संगति है इसके बारे में क्या कहा गया है। अगला कह रहा है कि अच्छी संगति के लाभों का वर्णन कीजिए। तो देखो कुछ नहीं करना है कि आपको इस प्रश्नों का आंसर आपको इस गद्यांश के अंदर मिल जाएगा, है ना। तो इस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको अथवा वाला दूसरा गद्यांश दिखाता हूं जिसको आपको जल्दी से उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और दोनों में से आपके पेपर में जो भी गद्यांश आता है उसको आपको एकदम अच्छे तरीके से भैया पेपर में करके आना है, ठीक है। चलो आगे दिखाते हैं और आगे आपको सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना है।
तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, अथवा में, ठीक है, हाँ सही है। तो अथवा में हमारा ये पूछा गया है दूसरा गद्यांश। ठीक है मेरे प्यारे साथी, जितने भी क्लास को देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं दो गद्यांश आपको बताता हूँ, ठीक है, पहला गद्यांश और अथवा में दूसरा गद्यांश। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि कोई भी गद्यांश आपको छोड़ देना है। आपको मेरे द्वारा बताए गए सारी गद्यांशों को एकदम अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, देखो दूसरा गद्यांश कह रहा है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। तो देखो इस पूरे गद्यांश को आप पढ़ लेना है ना। पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा संदर्भ होता है वह आपका हर एक में, कह सकते हो हर एक गद्यांश में आपका संदर्भ जो होता है ना वो समान रहता है ना। बदल जाता है केवल क्या, जो बदल जाता है गद्यांश में पाठ का नाम बदल जाता है। ठीक है, पाठ का जो नाम होता है वह बदल जाता है। और इसके अलावा जो कह सकते हो कि जो लेखक होते हैं ना, लेखक जो होते हैं, लेखक का नाम कह सकते हो वह बदल जाता है। बाकी सब कुछ वही रहता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के संकलित इस चैप्टर से लिया गया है, अतः इसके लेखक ये रहने वाले हैं। तो ऐसे करके मेरे प्यारे साथी आपको केवल गद्यांश में पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लेना है, बाकी आपको संदर्भ स्वयं से बना करके लिखना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने दो तरीके आपको बताएं कि क्वेश्चन बैंक में आपको ये गद्यांश ढूंढ लेना है, या तो आप सीधा स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे आसान तरीका कि उसको गूगल लेंस पर जाकर के सर्च कर लो और इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या सर्च कर लेना। ठीक है, इसकी व्याख्या आपको मिल जाएगी, वहां से आपको बड़े ही अच्छे से एकदम अच्छे तरीके से व्याख्या को नोट कर लेना, तैयार कर लेना है। ठीक है, नोट करके तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। देखो जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके संदर्भ व्याख्या के समान रहते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका बदल जाता है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपके इस गद्यांश से आता है। इसमें कह रहा है कि ईर्ष्या, यानी कह रहा है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जब आप इसकी व्याख्या पढ़ोगे ना तो जाकर के आपको पता चलेगा कि लेखक जो होता है किस, है ना, लेखक जो होता है किस चीज़ को छोड़ने के लिए कहता है, ईर्ष्या से बचने के लिए किस चीज़ को छोड़ने के लिए कहता है ना। तो इस पार्टिकुलर गद्यांश को, यानी सेकंड नंबर वाले गद्यांश को आप नोट कर लो भैया। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित, ठीक है, दिए गए पद्यांश। अब देखो यहाँ पर आपका पद्यांश है, कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कीजिए भैया, 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने क्वेश्चंस के, 3 क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए। देखो सबसे पहले आपको इस पूरे पार्टिकुलर पद्यांश को एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, एकदम अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, सभी प्यारे साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जो इसकी व्याख्या है वह आपको मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, है ना, कि क्वेश्चन बैंक या तो स्क्रीनशॉट यानी क्वेश्चन बैंक से आप तैयार कर लेना। ठीक है, जहाँ पर आपको दिख जाए क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, वहाँ से इसकी व्याख्या को तैयार कर लेना। अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और गूगल लेंस में जा करके सर्च कर लेना, वहाँ से आप लोग इसको, इसकी जो व्याख्या होती है ना उसको आप बड़े ही आसानी से तैयार कर सकते हो, है ना। पहला क्वेश्चन आपका संदर्भ का रहेगा। संदर्भ में मैं आपको बता देता हूँ भैया, संदर्भ में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका संदर्भ रहेगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा। मैं आपको लिख के यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मेरे प्यारे साथी अब जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। देखो ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, है ना, हिंदी के पद्य खंड में संकलित। ठीक है, अब जो भी चैप्टर का नेम है आपको यहाँ चैप्टर का नेम भर देना है ना, चैप्टर से लिया गया है, अतः इसके कवि, आपके जो भी कवि रहने वाले वो आपको कवि का नाम यहाँ फिल कर देना। ठीक है, ऐसा आपको लगभग हर एक पद्यांश में करना है। बस आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर चैप्टर का नेम और आपको यहाँ कवि का नेम पद्यांश में आपको बदल देना है। और ऐसे ही जब आप गद्यांश का तैयार करोगे ना तो यहाँ पर आप पद्यांश की जगह गद्यांश कर लोगे, और पद्य खंड, यहाँ जो पद्य खंड दे रखा है ना, जब आप गद्यांश की व्याख्या करोगे यानी जब गद्यांश का संदर्भ लिखोगे तो वहाँ पर आप पद्य खंड की जगह पर आप लोग सभी लोग गद्य खंड कर लेंगे। ठीक है, तो यह चीज़ आपको याद कर लेनी है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो।
देखो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको बताई कैसे तैयार करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको देखो तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। पहले दो क्वेश्चंस के लिए 2 नंबर आपको मिल गए। अब देखो तीसरे क्वेश्चन के लिए 2 नंबर लो। अब इस तीसरे क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, इसमें 2 नंबर लेने के लिए आपसे 2 प्रश्न आएंगे पेपर में। तो सबसे पहला प्रश्न देखो इसमें क्या दे रखा है। सबसे क्वेश्चन कह रहा है कि उक्त पंक्ति यानी दी गई पंक्ति में महादेवी वर्मा जी की क्या इच्छा है। तो सबसे पहले जब इस पूरे इस पूरे पद्यांश को आप पढ़ोगे और इसकी व्याख्या आप तैयार कर लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पंक्ति में महादेवी वर्मा जी की क्या इच्छा बताई गई है। दूसरा कह रहा है कि महादेवी जी ने किसकी महानता का वर्णन किया है। तो मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से ही मिलाप, ठीक है। तन तेरी साधकता छूले, है ना, मन ले करुणा की थाय नाप, ठीक है। तो पार्टिकुलर इस पद्यांश को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। अब देखो अथवा में आपका दूसरा पद्यांश दे रखा है ना। तो जिसकी पहली लाइन दे रखी है कि यहीं कहीं पर बिखर गई है, यहीं कहीं पर बिखर गई है वह, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है ना। इसको आप भूल करके जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ मेरे प्यारे साथी, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए, पेपर में आपके ये सारे प्रश्न आने वाले हैं। ये सारे 100% क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जल्दी से सबसे पहले इस लाइन को आपने अगर देख लिया है, समझ लिया है, तो आगे आप लोगों की जो भी इस पद्यांश की लाइनें दे रखी है ना, अब मैं आपको वह दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो कह रहा कि भग्न विजय माला सी उसके फूल यहाँ संचित हैं, है वह स्मृति साला सी। तो मेरे प्यारे साथी ये आपका जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये आपका पूरा कंप्लीट सेकंड पद्यांश है अथवा वाला, जिसमें आपके वही 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। पहले 2 क्वेश्चन संदर्भ और व्याख्या वाले समान आएंगे। संदर्भ कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था, केवल जो कवि का नाम है वह आपका बदल जाएगा, और जो पाठ का नाम है, ठीक है, जो नाम है पाठ का, ठीक है, वह आपका बदल जाएगा। बाकी सारा कह सकते हो संदर्भ आपका समान रहेगा। व्याख्या कैसे करनी है मैंने आपको वो भी बताया, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तो देखो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 प्रश्न आपके आएंगे, और ये दोनों के दोनों जो प्रश्न होंगे, इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले व्याख्या को एकदम अच्छे से समझ लेना है। जब आपको व्याख्या आती होगी तब प्रश्न में आपको पढ़ना है कि कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो जो कवित्री थी उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। अब मुझे ये कैसे पता चला, तो मुझे पता चला जब मैंने इसकी व्याख्या को अच्छे से गूगल लेंस के द्वारा ढूंढ करके तैयार किया। कैसे भी आप तैयार कर लो, चाहे क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लो, चाहे बुक से तैयार कर लो, चाहे गूगल लेंस से, कहीं से इसकी व्याख्या बस तैयार करो। जो ये क्वेश्चंस आपके आते हैं 2, ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे। उक्त पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, तो इस पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जहां आपसे, मैं बता देता हूं, आप नोट कर लेना, कि आपसे रस भी पूछ दिया जाता है, रस भी पूछ दिया जाता है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन में कह देगा कि बताइएगा इसमें अलंकार कौन सा है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आपके पार्टिकुलर आ जाते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर आपसे रस पूछा गया, कभी कभी दूसरे पद्यांश में अलंकार भी पूछा जा सकता है ना, और रस भी आ सकता है ना। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे कंप्लीट पद्यांश का। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ संस्कृत का गद्यांश। देखो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। 5 नंबर का ये हमारा आता है, ठीक है, ये हमारा 5 नंबर का आता है। और अभी आपने देखा था गद्यांश पद्यांश जो हमारे हिंदी के थे वह हमारे 6 नंबर के आते थे, 6 नंबर के थे। लेकिन ये हमारा संस्कृत का जो पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 5 नंबर का है। कितने नंबर का है, तो यह आपका 5 नंबर का है। चलिए भैया आगे देखिए सभी प्यारे साथी, कि क्वेश्चन कह रहा है पहला गद्यांश हमारा कि नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत, ठीक है, परम प्रहिलकाया उत्तर दातुम समर्था ना अभवत, ठीक है। तो आप इस पूरे पार्टिकुलर गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद वही कंडीशन है, मैं आपको सबसे यही एक चीज़ कहता हूँ कि आपको जो मैं क्वेश्चंस 50 नंबर वाले में करवाता हूँ और जो चीज़ मैं बताता हूँ वह आपके लिए सरल चीज़ होती है और आसान चीज़ होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे पार्टिकुलर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको आपको अपने क्वेश्चन बैंक में ढूंढना है कि हमारा गद्यांश कहाँ दे रखा है। वरना आप डायरेक्ट जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल लेंस पर इसको डायरेक्ट सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद, है ना, एक चीज़ सर्च करना कि इस पर्टिकुलर संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये हेडिंग जरूर लिख लेना। तभी जाकर के आपको गूगल लेंस आपको इसका संदर्भ भी बताएगा और इसका अनुवाद भी बताएगा, ठीक है। तो चलो नोट कर लो भैया इस पूरे गद्यांश को। इसके बाद अथवा में आपका यह गद्यांश दे रखा है
कि अस्माकं संस्कृते सदा गतिशीला वर्तेत, ठीक है, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम, ठीक है। तो इस पूरे पार्टिकुलर, है ना, गद्यांश का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, है ना, संस्कृत का पद्यांश। तो ये तो आपके दोनों हो गए संस्कृत के गद्यांश भैया, है ना। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ संस्कृत का पद्यांश, ठीक है, जहाँ वह भी आपका 5 नंबर का भी प्रश्न पत्र में आता है। तो चलो भाई देखते हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप सभी लोगों को संस्कृत का पद्यांश जो है ना वह तैयार करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डियर आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें हैं ना उनको स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये आपका पहला पद्यांश है, ठीक है। इसके बाद जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, दोनों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं अब आपको बताता हूँ। देखो जो आपका पद्यांश आता है ना, जो आपका पद्यांश आता है, ठीक है, उसमें जो आपको संदर्भ पूछा जाता है वह आपका 2 नंबर का होता है, और जो आपका हिंदी अनुवाद होता है वह आपका 3 नंबर का होता है। तो टोटल आपको 5 नंबर दिया जाता है। सेम ऐसे ही संस्कृत के गद्यांश में था, वहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था, पर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपके संस्कृत के गद्यांश पद्यांश आएंगे उसमें आपको हिंदी का जो संस्कृत का जो आप संदर्भ आता है ना पद्यांश का, वह आपका 2 नंबर का आता है। वैसे ही संस्कृत का जो गद्यांश होता है उसका भी संदर्भ आपको लिखने के लिए 2 नंबर मिलेगा। और जब आप इसकी रेखांकित अंश की जब आप इसकी हिंदी अनुवाद करोगे ना तो वहाँ से आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से इन दोनों पद्यांशों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो 3 नंबर में आता है, और यह क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जिस भी ज़िले में आप बिलोंग करते होगे, जिस भी ज़िले में आप रहते होगे, जैसे कि अगर आप कन्नौज से हो, ठीक है, अगर आप कन्नौज से हो, अगर आप अलीगढ़ से हो, ठीक है, अगर आप अलीगढ़ से हो, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो अगर आप कानपुर से हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कानपुर के लिए ज्योति जवाहर, ठीक है, कानपुर के लिए ज्योति जवाहर नामक खंडकाव्य आपके पेपर में आता है, जहां आपको ये 2 खंडकाव्य तैयार कर लेने। ज्योति जवाहर खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए और ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रित कीजिए। देखो सभी प्यारे बच्चे एक बात को समझेंगे कि आपको अपने क्लास टीचर से पूछ लेना है कि हमको भैया, हमको सर जी कौन सा खंडकाव्य तैयार करना है, हमको कौन सा खंडकाव्य तैयार करना है, और वह आपको बता देंगे। तो आप लोग यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जो आपके टीचर आपको बताते हैं कि आपको मुक्ति दूत तैयार करना है तो आप ये 2 तैयार कर सकते हो। आपके टीचर बताते हैं आपको कर्ण खंडकाव्य तैयार करना तो आप ये 2 तैयार कर सकते हो। आपके टीचर बताते हैं आपको अग्र पूजा तैयार करनी तो आप ये तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा एक और आता है ना, वो तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको खंडकाव्य तैयार करनी है ना। तो चलो भैया अब मैं आपको दिखाता हूं अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए बात करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्वेश्चन हमारा है लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। और जीवन परिचय बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन होता है भैया, ये चीज़ आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है। यहाँ तो आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे 5 नंबर उठा लेने हैं। बस ये 3 जीवन परिचय आप तैयार कर लो, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। जयप्रकाश भारती की जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर लेना वरना, ठीक है। तो भैया या तो ये 3 तैयार कर सकते हो या फिर ये 3 तैयार कर सकते हो। 5 नंबर आपका फिक्स करना क्या है, लेखक का जीवन परिचय लिखना है और आपको प्रमुख रचना लिखनी है। रचना आपको कुछ नहीं, कम से कम 7 से 8 इंपॉर्टेंट रचना लिख देनी है और जीवन परिचय इनका अच्छे से लिख देना है, ठीक है। 5 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ऐसे ही आपको कवियों में आता है जीवन परिचय, ठीक है। कवियों में जीवन परिचय आता है तो इसमें भी आपको प्रमुख रचना लिखनी है और साथ में इनका जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना लिखनी है। तो महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास और सुमित्रा नंदन पंत, इन 4 जीवन परिचय को तैयार कर लोगे। 4 को हटा दो, आप केवल महादेवी वर्मा, सूरदास को तैयार कर लेना या फिर तुलसीदास को, ठीक है। महादेवी वर्मा को तैयार कर लेना, है ना। देखो समझो, महादेवी वर्मा को तैयार कर लेना अर्धवार्षिक के लिए, और एक और आप लोग तैयार कर लेना तुलसीदास का। 100% गारंटी है कि आपको इन 2 में से आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। बस ये 2 तैयार कर लो, ये 4 मत तैयार करो। हाँ बोर्ड पेपर में 4 तैयार कर लेना, पर हाफ ईयरली के आप 2 तैयार कर लो, बस काम हो जाएगा एकदम, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कट संत कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि 2 नंबर का आपके पेपर में श्लोक लिखने के लिए आता है, लेकिन आपको वह श्लोक लिखना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में ये 2 श्लोक जो दे रखे हैं ना, इसको आप लोग पद्यांश भी कह सकते हो और साथ ही साथ इसको आप श्लोक भी बोल सकते हो, ठीक है। बोल क्या सकते हो, ये होते हैं। तो आपको अपने पेपर में ये 2 नहीं लिखने हैं, इसके अलावा आपको जो दूसरा कोई तीसरा कोई याद है तो वह आपको लिखना है।
तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी 2 श्लोक तैयार कर लेना। मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आप 2 तैयार करके जाओगे, है ना, वही 2 आपके पेपर में आ जाएंगे, तो ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप कोई 2 श्लोक तैयार कर लेना, है ना, कोई भी आपको अच्छा समझ में लगता है ना, तो आप 2 श्लोक तैयार कर लेना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का है और यहाँ पर हमसे पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला पत्र आपको साफ सफाई पर तैयार कर लेना है, शहर की साफ सफाई पर। ठीक है, दूसरा पत्र आपको अपने मित्र को, अपने बड़े भाई की विवाह में सम्मिलित होने के लिए, है ना, एक निमंत्रण देने के लिए अपने मित्र को, उस पर आपको एक पत्र तैयार कर लेना है। दोनों में से कोई एक पत्र तैयार कर लो, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 नंबर में हमको क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के जो उत्तर है ना, वह आपको संस्कृत में देने हैं। मतलब आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो 4 में से केवल 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर संस्कृत में देना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, तो जल्दी से इसका नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल या सो क्वेश्चन बैंक से कहीं से इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। चलो आगे बचे हुए 2 प्रश्नों को और दिखाता हूँ, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निबंध में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपको ये 2 और तैयार कर लेने हैं, है ना। 4 आपके आते हैं पेपर में, है ना, 4 कह सकते हो कि आते हैं, पर 4 में से कोई भी 2 आपको पेपर में करके आने हैं। इसके अलावा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये 4 आपके दे रखे हैं, बेरोजगारी, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान, वृक्षारोपण। तो इन 4 में से मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई एक निबंध पर, एक विषय पर आपको निबंध लिख लेना है, जहां पर आपको 7 नंबर मिलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज़, कितने पेज में लिखना है। काफ़ी प्यारे बच्चे पूछते हैं कि भैया जी कितने में पेजों में लिखना है। तो मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है कि कम से कम 3 पेज में आपको निबंध लिख के आना है। कम से कम 3 पेज में हेडिंग डाल करके, प्रस्तावना हेडिंग डाल करके, प्रस्तावना, ठीक है, बेरोजगारी के कारण, ठीक है, बेरोजगारी के निवारण, ठीक है, बेरोजगारी का कह सकते हो कि ऐसे करके आपको लास्ट में कह सकते हो कि उपसंहार हेडिंग बना करके लगभग 5 से 6 पॉइंट, 5 से 6 पॉइंट आपको क्या करने हैं, निबंध में बना करके एकदम अच्छे तरीके से 3 पेज में निबंध करके आना। ये 4 विषय पर आप लोग तैयार कर लो, 7 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई आज की इस क्लास को इतना ही रखेंगे। और जितने भी प्यारे भाई क्लास को देख रहे हैं, है ना, अगर आपने इस क्लास को यहाँ तक देखा है, अच्छे से समझा है, तो यहाँ पर मैंने जो भी प्रश्न आपको समझाए हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं, इस पूरे प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न थे अगर आपने तैयार कर लिए तो भैया 70 में 70 आपको आसानी से पक्का हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपके परीक्षा में यहीं से आएगा अर्धवार्षिक में। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।